नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। हमारे खास शो कोई सताए हमें बताए में आपका स्वागत है। हमारा आज का मुद्दा है साइबर फ्रॉड। देश भर में साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी का जाल लगातार फैलता जा रहा है। सच कहें तो शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जब किसी न किसी शख्स के साथ ऑनलाइन फ्रॉड की वारदात न हुई हो। मीलों दूर बैठा ठग कुछ ही सेकंड में आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर देता है और जब तक आपको एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ईमेल स्पैम, यूपीआई फ्रॉड, लॉटरी फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, पोंजी स्कीम या फिर डिजिटल अरेस्ट का नया जाल। ये महज कुछ ऐसे मामले हैं जिनके शिकार आए दिन लोग बनते रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये ठगी होती कहां से है? इन ऑनलाइन गिरोहों का गढ़ कहां है? दरअसल देश भर में ऑनलाइन धोखाधड़ी का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है झारखंड का जामताड़ा, जहां से ठगी के नेटवर्क का धागा पूरे देश में फैला हुआ है। जामताड़ा का नाम आते ही सबसे पहले याद आती है साइबर ठगी की कहानियों की। लेकिन अब धोखाधड़ी का यह काला खेल एक नए ठिकाने पर शिफ्ट हो चुका है। हरियाणा और राजस्थान की सरहद पर बसा मेवात मौजूदा वक्त में साइबर क्राइम का नया एपिक सेंटर बनकर उभर रहा है। जालसाजों ने जामताड़ा से कहीं ज्यादा अपने हथकंडों को अपडेट कर लिया है, हाईटेक कर लिया है। डिजिटल अरेस्ट कॉल्स हो, पुलिस हो, सीबीआई हो और एजेंसियां बनकर ये लोगों को डरा रही हैं। केवाईसी फ्रॉड, बैंक और यूपीआई ऐप के अपडेट के नाम पर अकाउंट खाली करवा रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम हो, ओएलएक्स हो, सोशल मीडिया के जरिए फर्जी पेमेंट लिंक भेजना हो, क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट स्कैम, भारी मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का यह मामला चल रहा है। फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल हो, ब्लैकमेलिंग हो और फिर हनी ट्रैप का जाल बिछाना। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर किस तरीके से इसे अंजाम दिया जा रहा है। बचना है तो आपको क्या करना है? बेसिक जो फंडामेंटल होता है किसी भी साइबर क्राइम के अंदर, आपको किसी भी तरह के लालच में नहीं पड़ना। और अगर कोई आपको लालच दे रहा है तो उससे आपको थोड़ा सा अपने आप को बचाना है, बिकॉज जो स्कैम्स होते हैं वो लालच की वजह से होते हैं और डर की वजह से होते हैं। शेयर मार्केट में आपने कोई पैसा लगाना है तो वो सब लालच की वजह से स्कैम में फंसते हैं। और दूसरी तरफ लोग फंसते हैं ज्यादातर डर की वजह से कि आपके बैंक बंद हो जाएगा या फिर आपका बिजली कट जाएगा, आपको इस तरह पे करना है या एक एपीके इंस्टॉल कर लीजिए। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको ना तो डर की वजह से किसी को पे करना है, ना ही लालच की वजह से। आप अगर शॉर्ट टर्म में पैसे ज्यादा कमाने के लिए शॉर्ट ऐसी ऐप्स के ऊपर पैसा लगाएंगे जहां से आपका डेटा लीक होगा तो डेफिनेटली आप साइबर क्राइम का शिकार बहुत इजीली बन जाएंगे। सो आपको अगर अपने आप को बचाना है तो इन दो चीजों से बच के रहिए। साथ में cybercrime.gov.in वेबसाइट को आप नोट करा सकते हैं। साथ में एक नंबर है 1930, इस नंबर को भी आप कनेक्ट कीजिए ताकि अगर फ्यूचर में अगर आप इस तरह के साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकें और अपने पैसे को वापस गोल्डन आवर के अंदर वापस पा सकें। इस समय देश में सबसे ज्यादा चल रहे हैं और हर कोई, मैं कह रहा हूँ 10 में से 2 व्यक्ति उससे पीड़ित हैं। तो मेरा तो सभी से यही है कहना, सभी प्रशासन से और पूरे देश में जो जितनी भी सरकार है कि साइबर फ्रॉड के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की इस समय जरूरत है और पुलिस को भी विशेष इसमें एक्टिव रहने की जरूरत है, जिससे ये सारे मामले जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हमारा हिंदुस्तान इतना आगे होते हुए भी लेकिन एक साइबर क्राइम पे कोई रोक नहीं लग पा रही है। इतनी अलर्ट है, आईबीआई ये है, तमाम एजेंसियां हैं, लेकिन वो आए दिन कोई ना कोई घटना सुनने को मिलती है। हमारे पड़ोस में ही कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन पुलिस के पास जाते हैं आज तक किसी में कार्रवाई नहीं होती है। चाहे पुलिस उस पर तत्काल कार्रवाई करे जिससे क्या आने वाले जो भी क्राइम हो उस पर रोक लग सके। जो भी जिस तरह से भी ये लोग चने में ठगी का वो बनाते हैं, लोगों को अपने तरफ आक्रोश करते हैं, भेजते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन अपने जो हैं यहाँ के लोनी क्षेत्र के, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो रोकने के लिए एक तो सबसे पहले तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अपने बच्चों को ये समझाया जाए कि बेटा कोई भी ओटीपी वगैरह अगर मांगता है तो पहले आप हमें बताओ, उसके बाद और लोगों को भी पहले तसल्ली से सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसके बाद किसी भी ओटीपी को लिंक को शेयर करें। और इसीलिए अब हम सवाल पूछेंगे। सवाल ये है कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं साइबर फ्रॉड के मामले? ये बहुत अहम सवाल है जो आज की इस चर्चा में हम पूछेंगे। फर्जी या असली लिंक की क्या पहचान होती है?
क्या मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल ठगी की वजह तो नहीं बन रहा है? ये वो तमाम सवाल है जो आज के इस शो में हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ पूछेंगे। कई बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल संदीप मिश्रा साइबर क्राइम के वकील हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा संदीप मिश्रा का रुख करना चाहूंगी। संदीप मिश्रा, मैं सबसे पहले अपने व्यूअर्स के लिए ये समझना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझाएं, साइबर क्राइम होता क्या है और ये क्यों उन लोगों के भी साथ हो रहा है जो बहुत वेल रेड हैं, जो बहुत अवेयर हैं, जिनको साइबर फ्रॉड्स की जानकारी है। देखिए, अनधिकृत रूप से किसी के कंप्यूटर या मोबाइल पे एक्सेस लेना, इसको जो है हम साइबर क्राइम की डिफिनीशन में रखते हैं। और आज की तारीख में जैसा अभी हम सुन रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पाती। देखिए, साइबर क्राइम के केस में सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है समय, कितने जल्दी हम घटना को रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट करने के साथ साथ हम कितना विजिलेंट रहते हैं, कितने सतर्क रहते हैं। सतर्क रहना इसमें सबसे ज्यादा है। एक बात मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि आपका जो आधार का ओटीपी है, यह सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड आज की तारीख में हो रहा है, जिसमें आपके आधार ओटीपी को एक्सेस किया जाता है या आपके सिम को क्लोन किया जाता है और सिम को क्लोन करके दूसरे फोन पे या दूसरे सिस्टम पे कहीं बैठे हुआ व्यक्ति जो है उसको हैक कर लेता है और आपके खाते में एक्सेस करता है। यहाँ पे मैं आपके दर्शकों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपके पास 2 सिम है तो एक मोबाइल ऐसा रखें जो सार्वजनिक हो लोगों से बात करने के लिए, और एक मोबाइल एक्सेस रखें जो हमेशा स्विच ऑफ रहे। वह तभी आप ऑन करें जब आपको आधार ओटीपी की जरूरत हो। आधार ओटीपी वाला मोबाइल कभी भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर साझा ना करें और उसे ऑन कैटेगरी में ना रखें। ऑन रखने में क्या होता है कि जब इस चीज को आप ऑफ रखेंगे तो आपके मैसेज को एक्सेस नहीं किया जा सकता है। और जब संदीप मैसेज मिश्रा जी, एक्सेस नहीं क्या किया जा आज सकता की है, इस भगदड़ वाली जिंदगी में ये संभव है कि 2 फोन रखें और एक फोन फुल फ्लेजेड आधार कार्ड के ओटीपी के लिए हो? मुझे लगता है कि आज तो हम सब समय के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं। पवन दुग्गल हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन दुग्गल जी, एक बात यहाँ समझाइएगा कि जो पेमेंट की लिंक्स ओपन होती हैं और इसी पेमेंट की लिंक का जब लोग शिकार हो जाते हैं, उनके अकाउंट से, उनके यूपीआई ऐप से जब पैसे चले जाते हैं, तो ये कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि जो पेमेंट लिंक उनको मिल रही है वो फ्रॉड है या फ्रॉड नहीं है? इनफैक्ट अगर हम प्रारंभ ही करें एक प्रिजम्पशन के साथ कि जो लिंक है उसको क्लिक ही नहीं करना, तो संभावित तौर पर हम साइबर क्राइम के शिकार होने से बच पाएंगे। लिंक्स आज फिशिंग का एक नया स्वरूप है। नए नए प्रकार के लिंक्स आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपका विश्वास जीता जाएगा, प्रलोभन दिया जाएगा और आपको आश्वस्त किया जाएगा कि साहब इस लिंक पर क्लिक करिए और आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी है कि अगर हम अपने आप से वचन कर लें कि हमें कोई भी लिंक का क्लिक ही नहीं करना, तो काफी हद तक हम इस तरह की पवन दुग्गल, कई बार हम अनकॉन्शियसली भी तो कर लेते हैं। हम शायद उस जोन में नहीं होते हैं और हम शायद पूरा मैसेज भी नहीं पढ़ते हैं। अगर कोई डिलीवरी ऐप है, फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट की कोई डिलीवरी हो रही है और वो प्रोडक्ट की डिलीवरी ऐप हूबहू सेम, लगभग सेम वर्ड से आपको कोई लिंक आता है, आप अनकॉन्शियसली उस पर क्लिक कर जाते हैं जब आपको पता भी नहीं होता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि हम लोग आज फोमो के शिकार हो चुके हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोविड-19 के बाद हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे लगता है कि अब क्योंकि गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम प्रारंभ हो चुकी है, हमें कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना होगा। हमें अपनी स्ट्रैटेजी में शक और कंजूसी दोनों लानी होगी। शक, हर प्रकार की जानकारी पर शक करना है जब तक हम स्वयं उसकी पुष्टि, उसकी जो ऑथेंटिसिटी की पुष्टि ना कर सके। दूसरी बात, हमें कंजूस हो जाना है अपनी जानकारी को शेयर करने की दिशा में। हर प्रकार के लोगों से अपनी जानकारी शेयर ही नहीं करनी, नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करनी है। ये 2 बेसिक अगर हम बिहेवियरल ट्रेट्स अपने रोजमर्रा के जीवन में ला पाएंगे, रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट कर पाएंगे, तो काफी हद तक इस तरह की साइबर क्राइम के शिकार होने से बच कम हो सकते हैं। एलन राव साहब हैं, पूर्व डीसीपी हैं, वो भी जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली के। राव साहब, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो अलग अलग तरह के स्कैम से सामने आते हैं, क्विक मनी बनाना, ये वो जाल है जिसमें अमीर लोग भी फंस जाते हैं।
तो ये तो मुझे लगता है कि एक जागरूकता की भी कमी है, या ये एक लालच कहें कि क्विक मनी सुनकर लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं कि वो कैसे कम समय में ज्यादा पैसा बना लेंगे बिना कोई कैपिटल लगाए, बिना कोई मेहनत किए। इस ट्रैप में फंसने वाला भी उतना ही जिम्मेदार होता है जो ये ट्रैप करने वाला होता है। राव साहब, सर अनम्यूट प्लीज। नमस्कार कंचन जी, आपके सभी व्यूअर्स को, को-पैनलिस्ट को नमस्कार। और ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने चुना है, उसके लिए आपको बधाई। अभी मैं डॉक्टर पवन दुग्गल जी को सुन रहा था, जैसा आप बता रहे हो कि लालच वाली बात है, जहाँ पर क्विक बहुत ज़्यादा रिच बनने की कोशिश में जो लोग होते हैं वो लालच के अंदर फंस जाते हैं, और वही बात जो कि उनको नहीं बतानी चाहिए किसी को, तुरंत अपने इस लालच में आके कि हमें पैसा कमाने को मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। और ऐसे ऐसे लुभावने यहाँ पर मैसेज, ऐसे ऐसे लुभावने लिंक्स आपको भेजेंगे लोग कि आप उसके चक्कर में फंस जाते हैं कभी कभी। और वो नॉट ओनली गरीब आदमी या कॉमन आदमी, मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत से सीनियर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स, सीनियर में ऐसे ऐसे केसेस हमने देखे साइबर क्राइम के, जो कि इवन पुलिस के बहुत सीनियर ऑफिसर्स उसमें फंस गए हैं, बैंक के जो रिटायर्ड ऑफिसर वो फंस जाते हैं, ये सब कुछ। और ये जो टारगेट जो बनाते हैं, मैं आपको 2-3 मोडस ऑपरेंडी इनकी बताता हूँ जो मेन चल रही है आजकल। टारगेट ये बनाते हैं बुजुर्गों को, जो कि बहुत ज़्यादा टैक्स सेवी नहीं होते हैं, मोबाइल तो यूज़ करते हैं, लेकिन वो उनको बहुत ज़्यादा उनको जो सोशल मीडिया पे या कोई लिंक वगैरह पे या ईमेल पे या वैसे कुछ करने की बहुत ज़्यादा उनको वो नहीं होती है जानकारी, इसलिए वो कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस जाते हैं। एक तो वो है। दूसरा, साइबर क्राइम के और भी क्रिमिनल्स का और एक मोडस ऑपरेंडी है कि वो छोटे छोटे अमाउंट में चीटिंग करते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये तक। और वो कोई आदमी ठगा भी जाता है तो उसके बाद पुलिस में जाने से वो डरते हैं। पुलिस ऐसे छोटे मोटे जो अमाउंट के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं करती है। नो डाउट फ्लड ऑफ जो कंप्लेंट्स है, कंप्लेंट्स पुलिस में बहुत ज़्यादा आई जा रही हैं आजकल, और वहाँ पर साइबर केसेस को डील करने के लिए ऑफिसर्स की भी कमी है। ये भी राव साहब एक ये बड़ा कंसर्न है कि जितनी हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, क्या उसके समाधान के हमारे पास रिसोर्सेस हैं? संदीप मिश्रा जी, एक बात यहाँ पर समझाइएगा मिश्रा जी कि ये जो केसेस आते हैं, ये डेटा कहाँ से मिलता है? अगर किसी व्यक्ति ने गूगल पे सर्च किया है हाउ टू मेक क्विक मनी, तो ये जो लोग बैठकर फ्रॉड कर रहे होते हैं, जो स्कैम्स ऑपरेट करते हैं, उनके पास ये डेटा कहाँ से आ रहा है? क्या इंटरनेट पर कोई चीज सर्व करना, क्या वो भी रिस्की है? क्या उसमें भी कोई प्राइवेसी नहीं है? और दूसरा iOS है। इन दोनों में ही जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, यहाँ पर जो गूगल प्ले स्टोर है, यहाँ पर ऐप कोई भी अपलोड कर सकता है, और उस ऐप में जो है सिक्योरिटी फीचर्स उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे एप्पल के प्लेटफॉर्म पे होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है, हम अपनी सार्वजनिक जानकारी खुद ही साझा कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर कर रहे हैं विद ईयर, आपकी जनवरी 1 की अगर जन्म तिथि, आपने बर्थ भी डाल दिया। बहुत सारे जगह होते हैं जहां पे आपसे पूछा जाता है कि जन्म के साल बताइए, तो जन्म के साल आपने डाल दिया। आपने म्यूचुअल फ्रेंड्स अपना सिलेक्ट कर रखा है कि हमारे ये म्यूचुअल फ्रेंड है। तो साइबर क्राइम में तो इतना तो उसे पता चल जाता है कि ये लोग कनेक्टेड हैं, और कनेक्टेड ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे के साथ साझा होती है। उन सब चीजों, आपने फोटो भी डाल दिया, अगर आपने फोटो डाला है उसका भी मिसयूज होता है। तो एआई के जमाने में थोड़ी सी ही जानकारी दे करके बहुत सारी जानकारी चैट जीपीटी और इन सब चीजों से जो है निकाली जा सकती है। तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कहीं न कहीं हम अपनी जानकारी जाने अनजाने में खुद ही साझा कर रहे हैं। तो इनसे हमें बचना चाहिए, इससे हमको परहेज करना चाहिए। अगर कोई चीज ऐसी हम डाल रहे हैं तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम फेक रखें। यानी कि मिश्रा जी तभी कहते हैं प्राइवेसी इज पावर। पवन दुग्गल जी, लोग आजकल सोशल मीडिया के ट्रेंड में रह रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं वो चेक इन डालते हैं, वो कहाँ किस रेस्टोरेंट में क्या खा रहे हैं उसकी तस्वीरें डालते हैं। लोगों का वैलिडेशन ही अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होने लग रहा है। अनम्यूट कर लीजिएगा दुग्गल जी। हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने घर का, अपने बाथरूम का वॉश बेसिन समझ रहे हैं, और हम सोशल मीडिया पर उल्टी कर रहे हैं। ये उल्टी अपने पर्सनल जानकारी की है। हम अकेले ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष में ये ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन चल रहा है, जहां पर लोग अपनी पर्सनल जानकारी सोशल मीडिया पर
वॉमिट कर रहे हैं बिना सोचे समझे कि इसका क्या असर उनकी निजता के अधिकार पर होने वाला है। आप ये समझ लीजिए, पहले तो हम इंटरनेट की बात करते थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। ये दोनों ऐसे प्रकरण हैं जो ना तो कभी सोते हैं, ना कभी कुछ चीज भूलते हैं, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इतना ज्यादा सैडिस्टिक हो गया है कि आपको नहीं पता ये एआई कब आपको टारगेट करने वाला है और कब आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। तो मुझे लगता है जब इतनी ज्यादा बदलाव की हवाएं फैल रही हैं हमारे चारों ओर, हमें अपने आप को कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है। कम से कम जानकारी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एआई के साथ हमें शेयर करने की आवश्यकता है। और क्यों शेयर करें? हम उन्हीं लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें जानने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हर अनजान व्यक्ति के साथ शेयर करने से हमारे दोस्त यानी नहीं कि आप बनेंगे। जितना हो सके उतनी अपनी लाइफ को प्राइवेट रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आज कहीं ना कहीं हमें बहुत कम देखने को मिलती है। हमारे साथ पीड़ित भी जुड़े हुए हैं, सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, क्या आप बता सकते हैं आप कैसे इस डिजिटल फ्रॉड के विक्टिम बने? मैम, ये 2022 की बात है। मेरा 1,35,000 समथिंग का क्रेडिट कार्ड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड से विदाउट ओटीपी पैसे कट हुए थे। और जब हमने पूरा जांच किया इसके ऊपर, हमने साइबर में रिपोर्ट भी कराई है। तो बाकी एसबीआई को भी हमने कंप्लेंट डाला था, तो उन्होंने पूरा फ्रॉड को ट्रैक किया था। तो उससे ये पता लगा हमारे को कि बाहर से लंदन से बैठ के किसी ने इसके को टिकट बुक हुई है। फुटबॉल मैच के उस टाइम पे कुछ चल रहा था, तो फुटबॉल मैच की टिकट बुक हुई, जो कि हमने फिर एसबीआई को कंप्लेंट दिया और हमारा क्रेडिट कार्ड भी उन्होंने ब्लॉक किया। ये रहता है। ये एक बहुत इस तरह के मैटर हैं एलन राव साहब जो सामने आते हैं कि किस तरह से लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनके क्रेडिट कार्ड या उनके डेबिट कार्ड फॉर दैट मैटर उनके अकाउंट से पैसे कैसे निकलते जा रहे हैं। एक और चीज़ पर यहाँ लाइट थ्रो कीजिएगा एलन राव जी, कि ये जो केसेस जितने भी सामने आते हैं, और ये सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं होता है जो अवेयर नहीं है। ये जो डिजिटल अरेस्ट का केस चल रहा था, जहां पर बहुत विद्वान लोग भी इसके विक्टिम बने हैं राव साहब, आप सोचिए किस लेवल पर फ्रॉड ऑपरेट हो रहा है कि उनके पास पुलिस की यूनिफॉर्म है, उनके पास बैकग्राउंड थाने का है, उनके साथ और लोग उस कॉल पर कनेक्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिए, अगर आपने इस मैटर को रिजॉल्व नहीं किया तो ये मैटर और बड़ा हो सकता है। तो कैसे भी करके पैसों के लेन देन से इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए। वो लोग जो डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं पुलिस की यूनिफॉर्म में, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? अनम्यूट सर। यूनिक सी मोडस ऑपरेंडी है जो कि बहुत से लोग जो क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म में या पुलिस ऑफिसर बनकर या वकील बनकर या जज बनकर, ये सब तीनों चीजें मिलकर एक बार ये बनती हैं और ये उस प्रकार से लोगों को साइको फियर, इसमें डर डाल देते हैं और उनको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अगर किसी को कहेंगे आपको अरेस्ट होने वाले हैं और हम बाहर हमारे आदमी खड़े हैं, आपको अभी अरेस्ट कर लेंगे, तो आदमी, कोई भी कॉमन आदमी भी डर जाएगा। और उसी डर की वजह से जो वजह इस प्रकार से कहते हैं, पहले बड़े प्यार से बात करेंगे, फिर इस ढंग से वो अपने आप को उसके साथ में लाइजनिंग ऐसे कर लेंगे कि ताकि वो आदमी जो विक्टिम होने वाला है वो उनकी बात पे मानता हुआ चला जाता है। और वही एक डिजिटल अरेस्ट का एक कारण बन जाता है। लोग फोन पर ही अपने आप को बंधित बनाना समझ लेते हैं कि जो आदमी कह रहा है मैं उसी की बात मानूंगा, उसी को डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। जो जैसा कहता रहता है वो वैसे करते रहते हैं। अब बैंक में मेरे ऐसे कई विक्टिम मेरे सामने आए हैं और जिन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो जैसा उन्होंने कहा वैसा ही, मतलब कई लाखों रुपए उन्होंने उनको ऐसे ही दे दिए। बाद में जब उनको समझ में आ गया क्या हो रहा है, तब जाके कहीं रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी किसी प्रकार से कोई किसी प्रकार का ऐसे कोई फोन पे कोई किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है। ये बात सभी आपके व्यूअर्स को मालूम होना चाहिए। जहां पर ऐसी बात आती है कि हम आपको वारंट बना देंगे, आपका अभी अरेस्ट करवा देंगे, आपका कोर्ट में केस भेज देंगे, वरना वकील साहब से बात कर लो, और वो वकील साहब बनते हैं, फिर वो पैसे की तोड़ फोड़ करते हैं। तो ऐसा कोई भी फोन आए या मैसेज आए या व्हाट्सएप आए, उसमें कभी किसी को ये नहीं मानना है कि ये कोई वास्तव में कोई अरेस्ट है, एक फ्रॉड है, एक स्कैम है जो क्रिएट किया जा रहा है। पवन दुग्गल जी, एक बात यहाँ पर समझाइएगा, क्या जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं क्या वो भी इसका शिकार हो जाते हैं? क्योंकि आपका डेटा तो रजिस्टर हो ही रहा है ना। आप फोन में जब एक बार अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं, उसके बाद आपकी फिंगरप्रिंट से वो अकाउंट नंबर, उसका पासवर्ड, सेव पासवर्ड फॉर दिस साइट का जो ऑप्शन आता है, और कई लोग जब उसको सेव कर देते हैं, यानी कि आपके अकाउंट की डिटेल्स कहीं ना कहीं किसी सर्वर में रजिस्टर्ड है।
तो क्या जो ऑनलाइन शॉपिंग लोग करते हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या वो भी इस ट्रैप का शिकार हो सकते हैं? क्या ऑनलाइन शॉपिंग करना रिस्की होता है? ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप असुरक्षित वेबसाइट्स पे करेंगे तो बिल्कुल रिस्की होता है। अगर आप सिक्योर वेबसाइट्स पे करेंगे जो प्रारंभ होती हैं HTTPS के साथ, तब आप सुरक्षित होंगे। कोशिश करते हैं कि आप जो करेक्टेड या जो बिग कंपनीज हैं, जो रिलायबल कंपनीज हैं, उनकी वेबसाइट पे करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ चुनिंदा चीजों को ध्यान जरूर रख लीजिए। अव्वल तो आपने कभी भी कोई नॉर्मल अनसिक्योर वेबसाइट पे जो प्रारंभ होती है हमारे HTTP के साथ, वहां पर आपने शॉपिंग नहीं करनी। सिक्योर वेबसाइट पे शॉपिंग करनी है। अपनी चीजों को आपने शेयर नहीं करना, सेव नहीं करना, ना तो सर्वर पर ना अपने कंप्यूटर पर। 2 मिनट की ज्यादा देरी सही, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपकी सावधानी है वो ज्यादा भली है, जो सुरक्षा है वो ज्यादा भली है। और समझ लीजिए आज साइबर क्रिमिनल नए नए प्रकार के रास्ते अपना रहे हैं आपको टारगेट करने के लिए साइबर क्राइम के। और अब तो AI भी साइबर क्राइम को करने में इन साइबर क्रिमिनल्स की मदद कर रहा है। तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, अपनी सूझबूझ के साथ काम करिए और अवॉइड करिए कि ये शेडी डील्स में ना जाएं। आपको इंस्टेंटेनियस आपको कुछ मिल जाता है कि हाँ जी ये आपको काम करना है या आपको ऐसा डिस्काउंट मिल जाएगा, उस तरह आपके लोगों में मत जाइए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। यानी कि रिलायबल वेबसाइट्स पर ही आप ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए। इस झांसे में मत आइए कि कहीं आपको डिस्काउंट मिल रहा है। हो सकता है कि वो कोई ना कोई ट्रैप आपके लिए बिछाया जा रहा है। संदीप मिश्रा जी, जो लोग UPI ऐप का इस्तेमाल करते हैं, कई ऐसे भी कॉलर्स होते हैं जो कॉल करके बोलते हैं कि आपका करीबी पैसे मांग रहा है, आप तुरंत हमें इस पर्टिकुलर ऐप पर पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। और लोग इतने पैनिक कर जाते हैं कि वो कर देते हैं और उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि ओ इनके साथ तो फ्रॉड हो गया है। जो पैनिक की सिचुएशन क्रिएट की जाती है किसी भी विक्टिम को उस फ्रॉड तक लाने में, उससे पैसा लूटने में, ये एक नया हथकंडा है जो साइबर के फ्रॉडस्टर्स अपना रहे हैं। और क्रिप्टो करेंसी में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उनको सावधान होना चाहिए? क्या आपको लगता है क्रिप्टो करेंसी भी एक जरिया है विक्टिम बनने का फ्रॉड के? देखिए, अपने सवाल में आपने ही जवाब दे दिया कि क्रिप्टो करेंसी में तो मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो इन्वेस्ट करे या किसी तरह से ट्रांजैक्शन करे। दूसरी बात जो आप उठा रही हैं, इसके साथ मैं खुद ही इसका गवाह हूं कि मेरे एक मित्र ने मुझे 30 साल बाद फोन किया। उसने किया क्या फ्रॉडस्टर ने कि हमारे फेसबुक के म्यूचुअल फ्रेंड्स को देखा उसने, और म्यूचुअल फ्रेंड से जो है हमारे जो फ्रेंड थे उनको फोन किया कि मिस्टर संदीप मिश्रा को जरूरत है 10,000 रुपए की, तुरंत अभी ट्रांसफर करो हमारे खाते में, और वो मेरे साथ ही उनको अर्जेंट नीड है। लेकिन उस आदमी ने सोचा कि जब संदीप मिश्रा एक लॉयर हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, इन्हें 10,000 रुपए की इमीडिएट जरूरत क्यों पड़ गई और पुणे इन्होंने क्यों फोन किया? अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के फ्रेंड्स को करेंगे, और मेरे से तो इन्होंने 30 साल में कभी बात ही नहीं किया है। तो इस तरह से अपना मंत्र बना लीजिए, बी लेजी बी फूल। ये चीज अपने आप को मान के चलिए, आप ढीले हैं, काहिल हैं और आप मूर्ख हैं। अगर आप अपने आप को स्मार्ट बनेंगे, बहुत एक्टिव बनेंगे, तभी साइबर क्राइम के आप विक्टिम बनेंगे। आप मान के चलिए ना, ये AI वगैरह का क्यों चलना? आप अगर क्रेडिट कार्ड को संदीप मिश्रा जी, आप कह रहे हैं बी एक्टिव बी कूल, लेकिन कई केसेस मैंने ऐसे देखे हैं। मेरे ख्याल से यूपी के आगरा का एक केस है जिसका मैं जिक्र करने वाली हूँ। एलन राव साहब आगरा की, शायद वो आगरा की टीचर रहती हैं, एक उम्र में एक लेडी रहती हैं जिनके 2 बच्चे बड़े हो जाते हैं। उनकी जो बच्ची है वो पढ़ाई कर रही होती है और उनको किसी का कॉल आता है ये कहते हुए कि आपकी बच्ची हमारे पास है, आप पैसे दीजिए वरना हम उसके साथ कुछ गलत कर देंगे। उनका बेटा जो है अपनी बहन से बात करता है, वो अपनी मां को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, लेकिन इस स्ट्रेस में उसकी मां को हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाती है। तो राव साहब ये सोचिए कि किस लेवल के स्कैम हैं। क्या हर व्यक्ति मेंटली इतना काम, मेंटली इतना सटल रहता है कि वो अपने ऐसे इमोशंस को, कोई अपनी बच्ची के बारे में सुन रहा है तो क्या वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा? और वही वो व्यक्ति, जो लेडी है, वो अपना कंट्रोल खो बैठती है, वो हार्ट अटैक से मर जाती है। तो ये भी आप सोचिए किस लेवल पर इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं कि बच्चों के नाम लिए जा रहे हैं। आपकी इतनी जानकारी कि आपके बच्चे कौन हैं, आपके बच्चे पढ़ते कहाँ हैं, उनका नाम क्या है, ये भी इन फ्रॉडस्टर्स को होती है। जी कंचन जी, देखिए ये जो बातें अभी जो बता रहे हैं, ये जानकारी लेना तो बहुत आसान काम है, क्योंकि हमारे हर चीज, जैसे अभी कह रहे थे कि हम हर चीज में हम बता देते, सोशल मीडिया में हमारे सब कुछ
हमारा सब कुछ सोशल मीडिया में अवेलेबल है, हमारा डेट ऑफ बर्थ भी है, हमारा नाम, एड्रेस, कितने बच्चे हैं, यहाँ तक ये सब कुछ हमारे सब कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाता है, बिकॉज ऑफ वी आर वेरी एडिक्ट टू सोशल मीडिया। अब दूसरी बात जो मैम दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो उनकी माँ की डेथ हो गई हार्ट अटैक से, वो इसलिए हो गई कि उनका लगाव उनकी बेटी से इतना था और ऐसी बात समझ के उन्होंने, उनके समझाने के बावजूद भी उनको इतना सदमा लगा कि वो हार्ट अटैक हो गया। ऐसे ही एक मेरे दोस्त का एक दिन मुझे फ़ोन आया, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, उसने कहा थी मेरे को फ़ोन आया अभी कि मेरी बेटी को किसी एनडीपीएस एक्ट में पुलिस ने पकड़ रखा है, तो आप ज़रा पता करा दो क्या है। तो मैंने तुरंत उसको बिना किसी से पूछे हुए तुरंत कह दिया फेक कॉल है, आप अपनी बेटी का नंबर आपके पास है तो आप उसको तुरंत मिलाइए, तो आपको पता लग जाएगा क्या बात है। तो उसने अपनी बेटी को फ़ोन मिलाया, तो वो कहती है हाँ पापा बताओ, मैं तो कॉलेज में पढ़ रही हूँ। तो वो बड़ा शांति मिली। बताओ, इस प्रकार से लोग करते हैं, ये हिट एंड ट्रायल करते रहते। मान लो दिन में 100 बार ऐसी किसी को कर दिया तो 2-4 आदमी भी फंस गए, उनके लिए तो उनका घर बैठे मुफ्त का पैसा कमाना हो गया। तो ऐसे क्रिमिनल्स ये सब करते हैं। दूसरा, और भी तरीके इसमें ऐसे हैं, जैसे कई लिंक आप बताइए आपको इतना फायदा हो जाएगा, या आप अब जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक आपका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, आपका मोबाइल का कनेक्शन कट जाएगा, वरना आप इसमें इस लिंक में आप करके आप ये करिए। तो ऐसे नए नए तरीके ईजाद करते हैं वो, और उस तरीकों में फंसाते हैं लोगों को, और वो जो लोग इनोसेंट है वो फंस भी जाते हैं, लालच में आके करें या डर के वजह से। मैंने तो ये देखा है सर, आप इनोसेंट की बात करें राव साहब, कई पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जो रिटायरमेंट, अपनी कुछ दिन पहले एक रिटायर्ड पर्सन का भी केस आया था, कैसे उनके खाते से लाखों लाख रुपए निकल जाते हैं, वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। एक कॉलर कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं, निखिल। निखिल, आप अपनी बात रख सकते हैं। ये जितने भी केस आ रहे हैं इस तरह के, मैम मैं आपका शो देख रहा हूँ, उसमें ये है कि क्या अकाउंट, जो हमारे बैंक अकाउंट है, बैंकिंग फोन से तो सुविधाएं बढ़ी हैं, बैंकिंग के जरिए बैंकिंग सुविधाएं जो फोन के थ्रू हमें मिल रही हैं वो बहुत आसान हो गई, हमारी जिंदगी आसान कर गई है। लेकिन साथ ही साथ ठगों की भी जिंदगी आसान कर गई है, उनको बहुत कुछ नहीं करना पड़ता और क्विकली, मतलब आराम से एक कुछ क्लेम प्लान करते हैं और आपके अकाउंट से लाखों लाख रुपए मिनटों में लेके फरार हो जाते हैं। तो क्या हम, सवाल यहाँ ये है कि क्या हमारे बैंक अकाउंट जिसका एक्सेस हम फोन से करते हैं वो इतने इनसिक्योर हैं कि वहां से मिनटों में पैसा चला जाता है? क्योंकि वाया यही होता है, अगर आप फोन पे एक्सेस नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट वहां पे आपके अकाउंट में पैसा है, आप फिजिकली बैंक में जाके वहां से पैसे निकालते हैं, तो ये उन लोगों के अकाउंट में घटनाएं नहीं हो रही हैं। तो क्या बैंकिंग फोन के थ्रू इनसिक्योर हो गई है? मेरा सवाल यहाँ है। संदीप मिश्रा जी, इसका जवाब दीजिएगा। और ये सवाल पूछ रहे, बहुत अहम सवाल पूछा है निखिल ने कोलकाता से, कि क्या बैंकिंग फोन के थ्रू रिस्की है, क्या बैंकिंग एप्स इस्तेमाल करना रिस्की है? ये भी यहाँ जानकारी दीजिएगा संदीप मिश्रा जी, कि नेट बैंकिंग क्या ज्यादा सिक्योर होती है कंपेयर टू फोन एप्स, जो बैंकिंग के एप्स होते हैं? देखिए, सबसे सेफ अगर कोई है तो ऐप बैंकिंग है। जो एप्लीकेशन होता है वो ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि ऐप आप डाउनलोड करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बैंकिंग सिस्टम नहीं गड़बड़ है, हमें जानकारी नहीं है अपने ऐप के बारे में सही तरीके से। आपको मैं बताऊं, अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 4 लाख रुपए है, उसमें एक फीचर होता है जिसमें आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि कितना पर ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं। तो आप उसे 5,000 10,000 पे सेट करके रखिए। तो आप कुछ चीजें जो बताई गई हैं आपको, उसको आप करते नहीं हैं, इसीलिए आप बैंकिंग फ्रॉड के शिकार होते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट सेट करके रखनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं जो पहले कहा हूं, डरना नहीं है और लेजी बनना है, आपको ढीला बनना है, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं बनना है, क्योंकि एक्टिव बनने में ही आप फंसते हैं। यहाँ पर अभी मैं आपसे एक उदाहरण साझा कर रहा हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर थी, उन्होंने कुछ वेबसाइट पे क्लिक किया और उसके बाद उनको सीबीआई का नोटिफिकेशन आ गया कि आपने साइबर क्राइम किया है और आपको 32,000 रुपए क्रेडिट कार्ड से जुर्माना भरना है। आपको ये मानना चाहिए कि भारत की पुलिस कुछ भी हो, इतनी एक्टिव अभी नहीं हुई है कि आपकी जुर्माना जो है तुरंत का तुरंत जो है आपके क्राइम करने के कुछ सेकंड के अंदर ही आपको जो है ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। और पुलिस को इतनी भी अथॉरिटी नहीं मिली, अदालतें भी उसके ऊपर बैठी हुई हैं। तो हमें आपको समझना चाहिए कि ऐसा कोई अदालत भी नहीं बना है। यानी कि हमें, संदीप जी अहम बात कह रहे हैं आप, हमें हमारे ढीले सिस्टम को भी समझना चाहिए कि सिस्टम में अभी कई ऐसे लंबे केसेस हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं, पहले वो तो सॉल्व हो, जो ये पुलिस जो है इन तरह के केसेस लेगी। मैं इस पर भी रिएक्शन लूंगी राव साहब का। प्रियांश हमारे साथ एक कॉलर है, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। प्रियांश, आप अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार मैम, मैं दिल्ली से प्रियांश बात कर रहा हूँ। मैम, ये जो साइबर फ्रॉड के जो केसेस होते हैं, सबसे बड़ी बात जो पुलिस की विफलता है वो पुलिस खुद है, क्योंकि पुलिस जो है ऐसे केसों को सीरियसली बिल्कुल नहीं लेती है।
क्योंकि लास्ट मंथ मेरे साथ भी एक 35,000 का फ्रॉड हुआ और मैंने पुलिस को फोन किया तो उन्होंने बोला नेक्स्ट डे आके थाने में आप कंप्लेंट कीजिए। थाने में मैं गया तो वो कहते हैं कि आप थाने से कि आप साइबर कैफे पे चले जाइए, वहां जाके हमारे पोर्टल पे आप कंप्लेंट डालिए, फिर आपके पास में कॉल आएगी, फिर टाइमिंग और ये सारी शेड्यूलिंग आपको करनी होगी। अरे भैया सारी शेड्यूलिंग ही हमें करनी है, तो आप ये साइबर जो थाने जो खोले हुए हैं ये किस लिए खोले हुए हैं? दरअसल पैनिक होना नहीं चाहती है पुलिस, सबसे बड़ी बात ये है। अदरवाइज किसी मंत्री संतरी या बड़े लीडर का अगर कुत्ता भी गुम हो जाता है तो 5 मिनट के अंदर उसको पुलिस ढूंढ के ले आती है। ये तो साइबर ठग है। राव साहब जवाब दीजिए, आप पूर्व डीसीपी रह चुके हैं और ये भी बताइएगा कि क्या अगर कोई इस तरह का ट्रांजैक्शन होता है जो सही नहीं है, अनएथिकल है, फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है राव साहब कि वो ट्रेसेबल है कि किसने कहां पर कब फ्रॉड किया है? देखिए, ये जो अभी आपके श्रोता बता रहे थे, ऐसी बहुत सी शिकायतें आई हैं, पुलिस वाले ठीक से काम नहीं करते हैं, लेकिन सभी नहीं करते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि सारी पुलिस ऐसी है। हाँ, कहीं कहीं ऐसी शिकायतें हैं जो वो अधिकारी करते हैं जिनको साइबर क्राइम की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको ऐसी जगह पोस्ट कर दिया जाता है, फिर वो अपने ऐसे काम करके लोगों को परेशानी का सबब बनते हैं। दूसरी बात, जैसे आपने बताई कि अगर कहीं भी किसी को ऐसा साइबर क्राइम से किसी के अकाउंट का पैसा कहीं निकल जाता है तो तुरंत जल्दी से जल्दी 1930 एक वो है आपका मोबाइल नंबर है, उस पर आप करिए वो डायरेक्ट, और या फिर cybercrime.gov.in एक वो है लिंक है, उस पर आप अपनी खबर जितनी जल्दी देंगे उतनी जल्दी पूरी डिटेल देने के बाद। जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते हैं उन पर कॉल ही नहीं लगती है। मेरी बात तो पूरी कर लेने दीजिए ना, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आपने पूछा उसका जवाब तो सुन लो पहले। बोलिए बोलिए। कि वो अगर आप इस पे करेंगे तो जल्द से जल्द वो पैसा जहां जिस अकाउंट में गया है वो उस अकाउंट में होल्ड हो जाता है, वो रुक जाता है। मैंने कराए हैं, मैं एडवोकेट भी हूँ, पुलिस ऑफिसर होने के बाद में मैंने ऐसे केसेस कई किए हैं जो कि किसी का पैसा होल्ड करवा दिया, उसके बाद उसको पैसे का लेने का प्रोसीजर भी है। तो ये संभव है, जैसा आपने अभी पूछा कि ऐसा पैसा कहीं चला जाता है तो उसको रुकवाना संभव है, इतना हमारा है। लेकिन हर केस में इतना इसलिए या तो खबर देर से पहुंचती है या पूरी खबर नहीं होती है, इसलिए कहीं कहीं वो पैसा नहीं मिल पाता है। राव साहब, कई बार ये जो हेल्पलाइन नंबर्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर फोन करते रह जाओ, फोन लगता नहीं है, ईमेल करते रह जाओ, ईमेल का जवाब आता नहीं है। तो ये भी एक सिस्टम है, व्यवस्था तो है, लेकिन क्या वो व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, ये एक बड़ा सवाल है जो खड़ा होता है। हमारे साथ एक और कॉलर है जो जुड़ चुके हैं। मैम, मैं अमन बोल रहा हूँ नोएडा से। मैम, मेरे भाई का मेरे भाई के पास फोन आया था कि क्या कहते हैं कि मेरे मतलब बड़े भाई, उनके पास व्हाट्सएप कॉल के थ्रू पे कॉल आया था कि क्या कहते हैं कि आपका जो छोटा भाई है उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, और उसको अगर छुड़वाना है वो भी रेप केस में, ठीक है, कि आपको उसको अरेस्ट कर लिया गया है और हमारी हिरासत में, अगर उसको छुड़वाना है आपको इंस्टेंट तो 50,000 रुपये जमा करिए। तो उन्होंने कहा कि 50,000 तो है नहीं, फिर उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये जमा कर दिए, फिर 10,000 रुपये उन्होंने जमा कर दिए कि मेरे भाई को छोड़ दें। फिर उन्होंने जब मेरे को कॉल किया तब मैं था नहीं अवेलेबल, फिर उसके बाद पता चला कि वो फ्रॉड हुआ। उसके बाद पुलिस कंप्लेंट की हमने कि ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ, कि ये भाई साइबर सेल का मामला है। तो साइबर सेल पे गए तो वहाँ पे कंप्लेंट एक दर्ज हुई, कंप्लेंट लिखी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैम, यही राव साहब, यही सवाल है कि पुलिस के चक्कर लगाओ, साइबर सेल के चक्कर लगाओ, कॉल करो तो फ़ोन उठाया नहीं जाता, ईमेल करो तो रिस्पॉन्ड होता नहीं, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं ये बात भी नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से इन पर काम नहीं किया जाता है, साइबर केसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं कि इन केसेस का समाधान किया जा सके? क्या अगर कोई व्यक्ति अपना पैसा एक बार खो देता है या डूब जाता है ऐसे फ्रॉड में, तो क्या प्रावधान है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसको वो पैसा वापस मिल सके? देखिए, सक्सेस रेट हमारे इस सिस्टम का कम है, मैं इससे मानने को तैयार हूं, क्योंकि आपने जैसे सही बताया, संसाधनों की कमी है, ट्रेन स्टाफ की कमी है, और ये बात भी सही है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि 1930 में मिलाता रहा, 15 मिनट तक मिला ही नहीं। ये कई लोगों ने और भी एक्सपीरियंस किया होगा। उसके लिए सरकार को चाहिए कि ये लाइनें बढ़ाई जाए, क्योंकि क्राइम जो बढ़ेगा लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, या और 2-3 लाइनें इसमें कम से कम और ज़्यादा करनी चाहिए कि वो सीरीज लाइन की है वो बढ़ाना चाहिए इसमें, और उसमें डेडिकेटेड स्टाफ होना चाहिए कि तुरंत कोई कॉल आए तो तुरंत उसको जवाब दें, उसको पूरा गाइड करें, बताएं, ताकि ये पैसा उनको रुक जाए और उसके बाद एज पर प्रोसीजर उनको वापस मिल सके। राव साहब, एक और
बोलिए बोलिए बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी जी, लोगों को मतलब हमें जागृत करना भी बहुत जरूरी है, उनको इन्फॉर्मेशन भी पूरी होना चाहिए। ये सब सरकार का काम है, इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से इसको डिसेमिनेट करना है वो लोगों तक पहुंचाएं। लोगों को जानकारी ज्यादा बहुत जरूरी है, वो सरकार अपने माध्यम से, टीवी के माध्यम से या और किसी माध्यम से सब बताएं, और जो संसाधन उनके बारे में और ज्यादा उन्हें सुरक्षित करने की। संदीप मिश्रा जी, ये सवाल मैं राव साहब जी से भी लूंगी, लेकिन मैं आपकी भी प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ कि ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं ये इतने हाईटेक हैं, ये एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है, पुलिस की नकली वर्दी इनके पास आ गई है, टेक्नोलॉजी में अव्वल हो गए हैं। जब इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये किसी आम जनता, किसी पढ़ी लिखी समाज में से पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को ट्रैप कर सकते हैं, तो हमारे सिस्टम के पास क्या कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इन फ्रॉडस्टर्स को पकड़ने की? क्यों ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं? क्या हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि जहां पर इस लेवल का, जहां इतने बड़ी तादाद में क्राइम ऑपरेट हो रहा हो, वहां पर तुरंत पहुंचे और उन लोगों को पकड़े? देखिए, इसमें जो क्राइम हो रहे हैं इसमें ज्यादातर सिम जो यूज होती हैं वो ई सिम यूज होती हैं, और ई सिम जो इंडिया से रजिस्टर्ड नहीं होती हैं वो भारत के बाहर से कहीं रजिस्टर होती हैं। और जो व्हाट्सएप कॉल भी आप देखते हैं, अगर आप उसके डिटेल में जाएंगे तो +91 से वो कॉल या मैसेज नहीं होते हैं, बल्कि +92 या कुछ जो ISD कोड होता है दूसरे देशों का होता है। तो ये सब चीजें जो है, क्योंकि हमारे साइबर डोमेन में नहीं है, हम भारत की जो IP एड्रेस है उनको ट्रैक कर सकते हैं। अगर कोई एशिया से बाहर की या कहीं दूसरे कंटिनेंट की IP उसको एक्सेस कर रही है या उस वेबसाइट को चला रही है, तो वहां पर हमें रीच कर पाना मुश्किल है, और उसी का प्रयोग हो रहा है। माना कि वो कॉल हो सकता है इंडिया से जनरेट हो रही हो, लेकिन उसमें VPN का भी प्रयोग किया जा रहा है, और VPN प्रयोग करके ऐसा लगता है कि वो बाहर की साइट है लेकिन होती है यहाँ से ही ऑपरेट किया जाता है। तो इन सब चीजों पे साइबर पे नकेल तो कसी जा रही है सरकार के द्वारा, लेकिन हमें आपको भी अपनी जानकारी इस तरह से नहीं साझा कर देनी है कि जिससे कि हम क्राइम के विक्टिम बने। डेफिनेटली ये तो हमें ध्यान में रखना ही है कि जो हम ऑनलाइन ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं या शॉपिंग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हम अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा प्राइवेट रख सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्लीज़ आप अपनी बात रखिए। मोनिका दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। मोनिका मुंबई से। मोनिका जी मोनिका अपनी बात रखिए। देखिए मैम, ये जो साइबर फ्रॉड है ये बहुत ही ज्यादा देखे जा रहे हैं। आजकल देखा जा रहा है कि लोग साइबर अपराध कर रहे हैं, हालांकि साइबर थाने भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी साइबर जो फ्रॉड करने वाले होते हैं अपराधी, वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे, पहली चीज। दूसरी, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, जैसे कि मैंने क्रेडिट कार्ड से कुछ परचेज किया। जैसे मैंने अपने साड़ी खरीदी थी, तो उस तक मैंने साड़ी परचेज की, तो मेरा क्रेडिट कार्ड का मेरा अमाउंट जाना चाहिए था 1100 रुपए। लेकिन देखिए मैम, मेरा 1100 रुपए से तो मैंने परचेज किया, लेकिन जब मेरे क्रेडिट कार्ड में जो भी अमाउंट था, तो मेरे उसके बाद में पहले तो मैसेज आता है कि आपने 1100 रुपए का परचेज किया, लेकिन जब दूसरा मैसेज थोड़ी सी देर बाद, जब मैं किसी काम में लग जाती हूँ, जब मैं नहीं देख पाई, थोड़ी सी देर फोन को चेक किया तो वहां पर देखा गया कि एक दूसरा मैसेज आता है कि उसमें मेरे क्रेडिट कार्ड का 35,000 का कुछ अमाउंट था, वो सारा खत्म हो गया कि भाई आपने ये परचेज किया है। ना तो उसमें ये दिखाया जा रहा है कि क्या मैंने परचेज किया, लेकिन मतलब मेरा क्रेडिट कार्ड का अमाउंट ही खत्म, जीरो हो गया। मिश्रा जी, ये जो सिचुएशन मोनिका जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई है वो बता रही हैं, ये कैसे संभव होता है? अगर किसी ने 1100 की साड़ी अपने क्रेडिट कार्ड से परचेज की है, तो सेकंड ट्रांजैक्शन, सेकंड मैसेज 35,000 का कहां से आ जाता है? क्या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना भी घातक है? हालांकि इंटरेस्ट रेट्स तो उसके होते ही हैं अपने। क्या लोगों को सोच समझकर क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? देखिए, अभी मैं कुछ बोलूंगा तो हो सकता है कि अमेरिका में बैठे वीजा और मास्टर कार्ड के लोग नाराज हो जाए, लेकिन जहां तक हो पाए रुपे कार्ड का उपयोग करें, पहली सलाह मैं ये दे रहा हूँ। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं कोई बिल बनवा रहे हैं, तो वहां पर अपना मोबाइल नंबर जो बैंकों से जुड़ा हुआ है वो मत दीजिए। आप देखते हैं जैसे कहा जाता है बिल बनाने के लिए, तो बिल बनाने वाला क्या कहता है, सर अपना मोबाइल नंबर बताइए।
वह मोबाइल नंबर ऐसा है कि जो उनके एग्जीक्यूटिव के पास पहुंच जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति जो है वो अगली जानकारी साझा नहीं करेगा, किसी तीसरे को साझा नहीं करेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कपड़े की दुकान पे जा रहे हैं, मॉल पे जा रहे हैं, हर जगह अगर आप अपना बैंक का मोबाइल साझा कर रहे हैं तो इतना तो हो ही सकता है कि आपको कल के पैन की जानकारी से लिंक करके बहुत सारी जानकारी आपकी ली जा सके। तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि आप बैंकिंग वाले नंबर साझा मत करिए, अवॉइड करिए। एक दूसरी बात यहाँ पर मैं कह दूं, आजकल यूपीआई से लोग पेमेंट करते हैं, तो जब @UPI, @Paytm, @फोनपे इस तरह से लिख के आता है तो हमारा मोबाइल नंबर भी चला जाता है। तो इसीलिए ज्यादातर ऐप में जो है हमें ऑप्शन दिया जाता है कि हम अपना वीपीए खुद जनरेट कर सके। तो जो 10 डिजिट का मेरा मोबाइल नंबर जाना चाहिए हमारे मर्चेंट के पास, वह मोबाइल नंबर जाने की बजाय सिर्फ वो नाम जाएगा। अब मतलब मुझे लगता है मिश्रा जी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आप सेफ रहेंगे, आप सिक्योर रहेंगे, आपका पैसा भी सेफ रहेगा। लोगों को थोड़ा सा बस 2-3 मिनट स्पेंड करने की जरूरत है, जल्दबाजी ना करने की जरूरत है। जैसा कि आपने कहा कुछ चीजों में, इन चीजों में थोड़ा लेजी होने की जरूरत है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। अमित मथुरा से। अमित, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, मैं साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ था अभी कुछ 3-4 महीने पहले। मेरे पास एक कॉल आया था जो कि इंश्योरेंस कंपनी के रिगार्डिंग बता के आया था, और उन्होंने कहा था कि हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं और बेस्ट प्लान है आपके। तो उन्होंने जब मुझे प्लान बताए तो काफी बेस्ट लगे मुझे। तो मैंने कहा कि आप कैसे मुझे लिंक कैसे मैं इन्हें ले सकता हूँ और कहाँ वेरीफाई कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, हम आपको एक लिंक भेजेंगे, आप उसमें अपनी पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो मैंने उस लिंक को खोला तो वहीं से वो जो लिंक था ऑटोमेटिकली मेरे बैलेंस डिटेक्ट हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने एकदम ही कंप्लेंट की, मैं थाना गया। तो थाने में फिर उन्होंने साइबर फ्रॉड वालों को किया और मैंने मथुरा थाने में FIR दर्ज कर रखी है। मगर अभी तक कोई भी ना तो पुलिस अभी तक उनका पता लगा पाई है और ना कुछ। और मुझे लगभग मेरे अकाउंट से जो है 90,000 रुपए डिटेक्ट हो गए थे। ऐसे ही 2 बार मैं शिकार बन चुका हूँ इसका, साइबर फ्रॉड का। और यही है कि साइबर फ्रॉड इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि आजकल हम यही नहीं समझ पाते कि किस तरीके से यानी हम अपना बचाव कर सकते हैं। राव साहब, कहीं ना कहीं राव साहब सुना आपने। देखिए, जितने भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो अपनी आप बीती बता रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि वो थाने गए, उसके बाद वो मैटर साइबर सेल को दिया गया और उनका पैसा कभी नहीं मिला। FIR तो सबने दर्ज कराई है, किसी का पैसा जा रहा है FIR तो दर्ज होगी राव साहब, क्योंकि सबकी जान पहचान पुलिस से नहीं होती है, वकीलों से नहीं होती है। जिन लोगों की होती है उन लोगों को आप जैसे लोग मदद कर देते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो इस लोगों के संपर्क में नहीं होते हैं और वो इस फ्रॉड का शिकार होते जा रहे हैं। न पुलिस इसका समाधान दे पा रही है, पुलिस इस केस को साइबर सेल में दे देती है, साइबर सेल के पास अपने इतने केसेस हैं कि कोई केसेस सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो क्या समाधान क्या है? क्या सिर्फ FIR करा देना और उम्मीद करना कि उनके पैसे वापस मिलेंगे, क्या ये करके छोड़ देना चाहिए? कंचन जी, बिल्कुल ये नहीं छोड़ना चाहिए और पीछे लगे रहना चाहिए। लेकिन ये बात भी सत्य है, जैसे आपने बताया, इसका सक्सेस रेट मैंने पहले कहा कि बहुत कम है। ये आप समझिए कि 5% भी नहीं है। 100 कंप्लेंट में अगर किसी ऐसी कंप्लेंट है तो 5 आदमी के पैसे भी मिलना बड़ा मुश्किल है। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स बताता है। उसकी कई वजह है कि सबसे इम्पोर्टेंट वजह तो मैं समझता हूँ कि हर जगह तो साइबर थाने भी नहीं है। दिल्ली में जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक थाना है, मैं समझता हूँ ये टाइम अब आ जाएगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में 5 साइबर थाने कम से कम होंगे, तभी जाके कंप्लेंट्स का निवारण होगा। और उसके बाद उन थानों में ट्रेन स्टाफ होगा जो कि साइबर की पूरी जानकारी रखे, साइबर किस प्रकार से क्रिमिनल्स करते हैं और साइबर क्राइम करने वालों को पकड़ना कैसे है, वो टेक्निक्स की ट्रेनिंग पुलिस की तरफ से दी जाए। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जब AI आ जाए और ज़्यादा आएगा, AI और ज़्यादा अभी ठगी के केसेस आएंगे, तो ये एंटिसिपेट करते हुए मैं समझता हूँ कि अब पुलिसिंग वो वाली पुलिसिंग नहीं रही है। पहले किसी को रास्ते में जाके लूट लिया या कहीं बैंक में लूट लिया। अब आपने सुना होगा कभी बैंक रॉबरी कभी नहीं होती है। क्यों? कि जो क्रिमिनल्स है वो घर बैठे अगर कमा रहे तो उनको आगे कहीं जाके फेस दिखाकर ऐसा कर, क्योंकि ऐसे ट्रेडिशनल क्राइम थे उसमें तो आदमी का चेहरा भी आ जाता था, CCTV में आ जाएगा। यहाँ तो चेहरा भी नहीं है। आप तो ये सब चीजें राव साहब, साइबर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं वो कम पकड़े जा रहे हैं। मैं आऊंगी इस सवाल पर। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं आगरा से।
अर्जुन अर्जुन आप अपनी बात रख सकते हैं। मैम मेरे साथ OLX के माध्यम से एक फ्रॉड हुआ था, जो कि मैंने एक बाइक देखी थी और वो मुझे 15,000 रुपए की दिखाई गई थी। तो उन्होंने कहा कि आप पहले पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम आपको बाइक जो है आपके एड्रेस पे ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो मैंने कहा कि मैं सिक्योरिटी पेमेंट में पोस्ट से हूँ, अपना आधार कार्ड भेजा गया, डॉक्यूमेंट दिए गए सारे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उन्हें पे आउट कर दिया 20,000 रुपए। तो उनका फिर दोबारा फोन आता है मेरे पास कि उन्होंने कहा कि आपका जो पार्सल है वो कहीं बीच में ब्रेक हो गया है, आपको वहाँ पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी उसके बाद। तो ऐसे ही मेरे से उन्होंने 2 टाइम में 80 से 90,000 रुपए मेरे पे हो गए। तो उन्होंने कहा आपके पास पार्सल पहुंच जाएगा। उसके बाद मैंने फोन मिलाया तो वो फोन ही नहीं मिला बहुत टाइम तक। फिर मैं थाने में कंप्लेंट करने गया तो पुलिस वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच करेंगे। जांच करते ही करते 3 से 4 महीने बीत गए। बीतने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कि वो कहते हैं कि इन्हें ट्रैक करना बड़ा मुश्किल काम है, ये साइबर ठग इतना आधुनिक हो चुके हैं। तो संदीप मिश्रा जी, ये भी कई केसेस हैं। मैं ये भी चाहती हूँ कि आप इस बात पर भी थोड़ा लाइट थ्रो कीजिए कि हमें कितना जागरूक होने की ज़रूरत है। जब हम ऑनलाइन अगर किसी, जैसे कि रिलायबल ऐप्स हैं जो आपने देखे हैं, जो कई समय से जिनका प्रचलन है, जो चलते आ रहे हैं, जिनकी वेबसाइट अच्छी है और जहां से लोग बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, उन पर तो आप प्रीपेड ऑर्डर्स कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर जनता को भी जागरूक करने की थोड़ी ज़रूरत है कि जब वो इस तरह का कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हों तो शायद वो 20,000 पर रुक सकते थे, शायद वो 40 पे रुकते, लेकिन उन्होंने 80-90 हज़ार दे दिए। तो जनता का भी जागरूक होना मुझे लगता है एक पॉइंट है जिसको आपको टच करना चाहिए। देखिए, जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा। कोई सरकारी व्यवस्था या कोई सरकारी सिस्टम इस चीज को जो है नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पब्लिक एनवायरनमेंट होनी जरूरी है। टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी का प्रयोग तो एट लास्ट जो है व्यक्ति को ही करना है। मैं बता रहा हूँ, सारे ऐप में जितने भी बैंकिंग ऐप हैं या फिर अपना ये जो पेटीएम या गूगल पे इस तरह के हैं, सब में सेफ्टी फीचर्स बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आप पेटीएम किसी को करते हैं तो @पेटीएम आपका मोबाइल नंबर भी जाता है, लेकिन उसी के नीचे देता है कि आप अपना यूपीआई आईडी खुद जनरेट करें। तो यूपीआई आईडी जब आप बनाएंगे, नाम SK मिश्रा है, तो SK मिश्रा @पेटीएम अगले के पास डिटेल में जाएगा, मेरा मोबाइल नंबर नहीं जाएगा। उसी तरह अगर आप सोशल मीडिया में कोई अकाउंट बना रहे हैं, तो अगर आपका नाम संदीप कुमार मिश्रा है तो पूरा संदीप कुमार मिश्रा लिखने की क्या जरूरत है? आप संदीप मिश्रा के नाम से सोशल मीडिया में बने रहिए। लेकिन जब आप अपना आधार का नाम, पैन का नाम, सब चीजें सार्वजनिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सार्वजनिक करेंगे, आप अपना आधार वाला मोबाइल नंबर भी लोगों को सार्वजनिक करेंगे, तो कोई तीसरा व्यक्ति जो बाहर बैठा हुआ है या देश के अंदर ही बाहर की सिम चला रहा है, वह आपके जरूरी इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है या पा सकता है या एक्सेस कर सकता है। एक दूसरी चीज जो भारत सरकार बहुत जोर दे रही थी, आपको अगर याद हो, मास्टर कार्ड से बहुत लंबा विवाद चला था कि भाई आप डेटा इंडिया में सिक्योर करिए। डेटा इंडिया में सिक्योर करने के बाद लायबिलिटी इन कंपनियों के ऊपर जो फ्रॉड करेंगे या कोई भी चीज होगी, उनके कार्ड के जरिए हम आज की तारीख में मास्टर कार्ड को नहीं बुला सकते कि भाई ये फ्रॉड हुआ है, आप बताइए कहां से हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन रुपे कार्ड जो हमारा है वो सेफ सिस्टम है, उसका डेटा भारत सरकार के साथ सेव हो रहा है। तो आप अपने बैंक में जाइए, प्राइवेट बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, वहां पे दावे के साथ कहिए कि मुझे रुपे कार्ड चाहिए। अब रुपे कार्ड यानी कि मिश्रा जी, जिनके पास मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड है वो जाएं और अपने कार्ड्स को रुपे कार्ड में चेंज कराएं और उनसे रुपे कार्ड लें, राइट? बिल्कुल रुपे कार्ड में कन्वर्ट करें। मैं बताऊं, इसके पीछे बैंक वाले चाहते नहीं कि लोग रुपे कार्ड लें। रीजन क्या है कि आप अगर वीजा कार्ड लेंगे, मास्टर कार्ड लेंगे, उसके एनुअल चार्जेस जो 600 रुपए 700 रुपए ले सकते हैं, लेकिन रुपे कार्ड में भारत सरकार का है तो आपको भी पता है पब्लिक वेलफेयर की स्कीम है, तो 127 रुपए या 170 रुपए जाने हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट बैंक जो है चाहते नहीं है कि इस तरह की चीजें हों। आप अगर नेशनलाइज बैंक से कोई क्रेडिट कार्ड लेंगे तो आपको रुपे कार्ड मिलेगा, लेकिन आप प्राइवेट बैंकों के पास अगर जाएंगे तो वो जो है वीजा या मास्टर कार्ड आपको पकड़ाएंगे, क्योंकि वहां पर उनका इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसके चलते वो चीजों को कर रहे हैं। तो हमें आपको समझना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे एयरपोर्ट वगैरह के बेनिफिट्स हैं, क्या वो रुपे कार्ड से मिलते हैं? रुपे कार्ड एट पार मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड की तरह ऑल ओवर
वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है आज की तारीख में। रुपे कार्ड का एग्रीमेंट जो है हमारा इंटरनेशनल हो चुका है और सभी देशों में यह एक्सेसिबल है और एक्सेप्ट किया जाता है। मुझे लगता है लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है, जैसा कि मिश्रा जी बता रहे हैं, जो आपके पास डेबिट कार्ड्स हैं, चाहे वो वीजा है या मास्टर है, आप अपने बैंक में जाकर उन कार्ड्स की जगह रुपे कार्ड्स बोल सकते हैं और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होता है। मेरे पास क्लोजिंग की टूवर्ड्स में रुक करना चाहूंगी, समय की कमी है। राव साहब, किस तरह से बचना चाहिए, हमें कैसे जागरूक होना चाहिए, हम क्या करें कि हम बच सकते हैं, हम क्या करें कि हम विक्टिम ना बने? कंचन जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें जागरूक रहना है, हमें कंजूस रहना है, हमें किसी चीज से डरना नहीं है और किसी के लालच में नहीं आना। ये 4 सिद्धांत आप मान के रखेंगे। जागरूक रहने का मतलब ये है कि आपको जानकारी होनी चाहिए किस किस प्रकार के फ्रॉड हो सकते हैं, और ये जानकारी आप जैसे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये सब लोग ध्यान से सुने और ऐसे फ्रॉड से बचने की कोशिश करें और अमल लाए इन चीजों का। समय की कमी है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर तमाम बातें रखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये शो देखकर वो तमाम लोग जो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो चीज़ें खरीदते हैं, जिनका डेटा इस वक्त कहीं ना कहीं बाहर किसी सर्वर पर सेव है, वो सावधान ज़रूर हो जाएंगे।